शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आई एम जॉन स्टीवर्ट मिल्स, जो पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने आपको आज करा दिन देना है, बहुत आसानी से समझ लीजिएगा आप। जॉन स्टीवर्ट मिल कौन थे, क्या थे, सब पता लग जाएगा आपको। ठीक है, आगे और दोहे पुरानी पढ़ी है, देखिए इसको अपने दिमाग में महफूज करने की कोशिश, दिमाग में महफूज करें और इससे आपका इल्म बढ़ेगा, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट याद हो जाएगा, बरकत मिलेगी इसकी आपको। दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाह में तेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद से बात पढ़ा करें। अजान में जब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, अजान सुननी है। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्रों से, हर फिक्र से अल्लाह मैं तुझे मुझे बचा, गम से बचा, तेरी पनाह चाहता हूँ, आजिजी से बचा, सुस्ती से बचा, मुझे बुजदली से बचा। बुजदली माने कमजोरी से, बुखल माने कंजूसी से। हम कंजूसी करते हैं पैसा देते वक्त या तारीफ करते वक्त कंजूसी करते हैं, नहीं बंद करते किसी की तारीफ, अपनी तारीफ करते हैं। और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज से, कर्जों से बचा। मियाँ हम पर कर्जा ना चढ़े, जो कर्जा है उतरे, कर्जों से पनाह चाहता हूँ और लोगों के दबाव से, अल्लाह में किसी के प्रेशर में ना आए, सिर्फ तेरे सामने सर झुकाएं। इकबाल कहते हैं, एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, जिसे तू मुसीबत समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हजार सजदे जो दुनिया के सामने करते हो, उससे तुम्हें निजात मिल जाती है। अल्लाह के आगे सजदा करो, एक हजार आदमियों के सामने सजदा नहीं करना पड़ेगा। हज़रत अली कहते हैं, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। हज़रत अली गुलाम है रसूल पाक के, और रसूल पाक कहते हैं हज़रत अली के लिए अली इल्म का दरवाज़ा है। और हज़रत अली का एक अपना कौल है कि रिश्तों की खूबसूरती इसमें है कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करने में, सही है, बर्दाश्त करने, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में। बेऐब तलाश करोगे तन्हा रह जाओगे, अकेले रह जाओगे, बेऐब इंसान नहीं मिलेगा। इसलिए आजकल जो लड़ाई झगड़ा होता है, मियाँ बीवी, बाप बेटा, माँ बहन, माँ बेटी, बहन बहने, भाई भाई, बाप भाई बहन, बहन भाई, और ये सब दोस्त यार लोगों में झगड़े हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि बस दूसरा आदमी बेऐब होना चाहिए, उसमें अगर थोड़ा सा भी ऐब है तो गलत है, उसे रिजेक्ट कर दो। नहीं, बुराई अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर जो भरी हुई बुराई है ना, उसको साफ करो, जिंदगी कहते हैं एक और मुकाम पे। और कहते हैं कि दूसरों के अंदर अच्छाई तलाश करो। हम उल्टा करते हैं, जिंदगी जीने का तरीका ही नहीं आया आज तक हमें, न जी सकेंगे, इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं। आगे बढ़ें, और ये आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक पे। जॉन स्टीवर्ट मिल्स एक पॉलिटिकल थॉट रखते थे, सियासी थॉट रखते हैं, इसलिए पॉलिटिकल साइंस में इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के एग्जाम के लिए इनको पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से समझाऊंगा आज इनको। इनके अब्बा थे जेम्स मिल, बहुत काबिल आदमी थे, और इनके टीचर थे जर्मी बेंथम, जो इनके अब्बा के दोस्त थे। वो भी बहुत बड़े नाम है जर्मी बेंथम का, वो भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है जर्मी बेंथम, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो जेम्स मिल्स बाप थे इनके, और जर्मी बेंथम इनके गुरु थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 साल की उम्र में ग्रीक लैंग्वेज इन्होंने पूरी सीख ली थी, माशाल्लाह। 7 साल की उम्र में इनको लैटिन लैंग्वेज आ गई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त बात है। 2 ज़बानें इनको 7 साल की उम्र में आ चुकी थी। 13 साल की उम्र में जितनी नॉलेज एक ग्रेजुएट को होती है, यानी MBA को, उतनी नॉलेज इनको आ चुकी थी। और 17 साल की उम्र में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया था एज ए क्लर्क ऑफिसर। 21 साल की उम्र में ये पागल हो गए थे, इसलिए पागल हो गए थे कि इनके अब्बा ने इनको बचपन में घर में पढ़ाया, और इतनी किताबें पढ़ा दी थी कि इनकी तो कुछ पता नॉलेज 13 साल की उम्र में ये ग्रेजुएट के बराबर हो गई थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई थी। तो पढ़ाई का प्रेशर, और चूंकि एक्टिविटी नहीं थी खेलने कूदने की ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, इनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा था कि ये पागल हो गए थे। 24 साल की उम्र में इनकी सहेली बन गई थी हैरियट टेलर, वो इनके साथ इनकी दोस्ती रही 20 साल तक, और 20 साल दोस्ती के बाद इनकी शादी हो गई 44 साल में, माशाल्लाह 20 साल तक दोस्ती रखी और फिर शादी हुई। ठीक है ना, और शादी के बाद भी बहुत खुश रहे, और अपनी बीवी की हर बात मानते थे। बड़े फर्मा बरदार शौहर थे ये, बहुत ही बातें सुनते थे अपनी बीवी की, और यही वजह है कि औरत के लिए सबसे ज़्यादा जो बोला है शख्स तारीख में, वो यही शख्स बोला है औरतों के हकूक़ के लिए। ठीक है, तो औरतें बड़ी खुश होती हैं इनसे। मेरी जितनी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, वो इनसे मेरे ख्याल में जॉन स्टीवर्ट मिल से बहुत खुश होंगी। वो एरिस्टोटल से नाराज़ थी कि एरिस्टोटल ने कहा था कि इनके ये सिटीज़न ही नहीं है ये लोग, औरतें, लेकिन ये जो है इनको प्लेटो की तरह इज्जत देते हैं औरतों को। ठीक है, ये पैदा हुए थे कादिज़म से 70 साल पहले पैदा हुए थे कादिज़म से, और कादिज़म की पैदाइश 3 साल पहले मर गए। ठीक है, तो याद रहेगा
1806 पैदा हुए, 1873 में चले गए। पैदा हुए इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर, इंग्लैंड, मरे लेकिन फ्रांस में। यूके और फ्रांस आपको पता है ऐसे है कि बराबर बराबर पड़ोसी हैं, दोनों यूरोप की कंट्रीज हैं, फ्रांस भी और यूके भी। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश फिलोसफर हैं और कोई बात नहीं है। और आपसे बता चुका हूँ, ये शागिर्द हैं जर्मी बेंथम के, अब्बा भी इनके उस्ताद थे। ठीक है ना। इनके घर में होम स्कूल बना हुआ था, ये मैंने बता दिया आपको। 7 साल की उम्र में इन्होंने और 4 साल की उम्र में 2 ज़बानें सीख ली थी। 13 साल की उम्र में ये ग्रेजुएट के बराबर थे। 17 साल की उम्र में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली थी और इससे पहले अपने बाप के साथ रिसर्च करते थे बहुत। और क्या नाम है, और इनकी ज़िंदगी बड़ी, जब इनकी बिल्कुल मोनोटोनस लाइफ कर दी थी, हेक्टिक लाइफ कर दी थी, जिससे क्या ये बाद में पागल हो गए थे। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था 21 साल की उम्र में और ये मेंटल डिप्रेशन में चले गए थे। ठीक है ना। और जो वजह ये थी, लेबोरियस लाइफ, इतना पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़ो 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 पढ़ो। उनके अब्बा और जर्मी बेंथम ने इनके ऊपर बहुत पढ़ाई का लोड डाल दिया था, तो ये बहुत पढ़ पढ़ के पागल हो गए थे। मिल्स ने रिकवर कर लिया और वर्ड्सवर्थ की पोएम्स को उन्होंने बहुत पढ़ा। उस पोएम से को बहुत वो मिला, शांति मिली, सुकून मिला। तो बड़ा नाम पड़ा है आपको, आपने पढ़ी होगी मैट्रिक में इसकी शायरी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। अच्छा, तो अभी पागल है थोड़े से, आप लोग भी पढ़ा करें वर्ड्सवर्थ को, मेरे ख्याल में आप भी सही हो जाएंगे। आफ्टर हिज रिकवरी, जो रिकवरी के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना शुरू किया, अपनी विजन ऑफ लाइफ को डिफरेंट किया, अपने पढ़ाई के ऊपर जितना बोझ था उसको कम किया और उन्होंने अपने बाप के और अपने उस्ताद बेंथम के फिलॉसफी को, जो उनका नज़रिया था, उनको तनकीद पे रखा। उनको उसको कहा कि ये गलत है इनका नज़रिया। अब इनका जो नज़रिया था यूटिलिटेरियनिज्म का नज़रिया था, इनके अब्बा और इनके गुरु का, यूटिलिटेरियनिज्म, सही है याद, यूटिलिटेरियनिज्म आपको याद करा दिया मैंने। एट द एज ऑफ 24 में उन्होंने एक लड़की से मुलाकात की, हैरी टेलर से। उससे 20 साल दोस्ती रखी और उससे और वो जो हैरी टेलर थी वो उनके से बहुत इम्प्रेस थी। इनकी नॉलेज तो बहुत थी, जॉन स्टीट बड़े वो पागल हो गए थे, लेकिन नॉलेज बहुत थी इनके पास। ठीक है। ये इम्प्रेस हुए, औरत तो फौरन इम्प्रेस हो जाती है मर्द की नॉलेज को देख के। ठीक है। इम्प्रेस तो औरत हो जाती है, फिर बाद में शादी के बाद जूते मारती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्होंने इस पे काम किया 1820 में। उनके इम्पोर्टेंट वर्क थी, जिन्होंने किताबें लिखी, जो भी लिखी। सिस्टम ऑफ लॉजिक पे काम किया 1843 पे और ऑन लिबर्टी पे काम किया 1859 में। सब्जुगेशन ऑफ वीमेन 1869 में काम किया। द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में। ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी काम कर चुके हैं इंग्लैंड के। और यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो इस कॉन्सेप्ट को बेहतर किया इन्होंने 1863 में। इनके अब्बा जो बड़े जर्मी बेंथम, यूटिलिटेरियनिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट इनके अब्बा ने और भाई इनके चचा ने दिया था, जर्मी बेंथम ने, जो इनके अब्बा के दोस्त थे। मिल कहता है, एक्सेप्ट करता है कि जो यूटिलिटेरियनिज्म में के यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं कि प्लेजर्स को अपनाओ और अवॉइड करो पेन को। हर आदमी यही चाहता है, मुझे प्लेजर जहाँ होगा मैं वहाँ जाऊँगा और जहाँ पेन होगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है नहीं, तो ये वजह है। अब आदमी दूसरी शादी क्यों नहीं करता? वो कहते नहीं यार, प्लेजर नहीं होगा, अवॉइड पेन होगा, 2 बीवियाँ मारेंगी, अभी एक मार रही है, तो इसलिए वो अवॉइड करता है दूसरी शादी। प्लेजर क्या है उसका, मिसाल के तौर पे म्यूज़िक में प्लेजर आता है, आदमी सुनता है म्यूज़िक। ठीक है ना। शाहरुख खान की फिल्म देख के प्लेजर आता है, उसे देखता है आदमी। लतीफ़े सुन के मज़ा आता है, आदमी लतीफ़े सुनता है। ठीक है ना। सोने में मज़ा आता है, इसलिए आदमी सोता है। ठीक है। मेहनत बहुत ज़्यादा करने में, तकलीफ अपने आप को देने में तकलीफ होती है, तो आदमी इसको अवॉइड करता है। तो इंसान की यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि हर इंसान यही करता है कि जहाँ उसको प्लेजर आता है वहाँ जाता है, जहाँ पेन होता है वहाँ से भाग जाता है। ठीक है ना। समझ में आई बात नहीं? पहले आप देखिए, लड़की से शादी जब होती है, दोस्ती होती है, तो रोज़ उसके घर जा रहा होता है, 4-4 दफ़ा, 5-5 दफ़ा, तो उसका प्लेजर आ रहा होता है। शादी के बाद नहीं जाता, इसलिए उसको पेन हो रहा होता है कि यार मैंने क्या किया, तो फिर नहीं जाता। मैं ससुराल नहीं जा रहा था, मजाक कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ताकि याद हो जाए। He also said that it is a consequence of the action that decide whether an action is right or wrong. ये कहता है कि कोई भी जो बात अच्छी है या गलत है, वो हमेशा कैसे डिसाइड होती है कि उसके रिजल्ट क्या है। मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी को क्या नाम है, कोई काम किसी के लिए करता हूँ और उससे उस आदमी को बड़ा फ़ायदा होता है, माशरे को फ़ायदा होता है, मुझे फ़ायदा होता है,
तो इसका मतलब मैंने अच्छा काम किया। और अगर मैंने कोई काम किया है जिससे माशरे को नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब मैंने गलत काम किया है। तो ये रिजल्ट से पता लगता है कि आप क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, अमल से नहीं। अमल आप कर रहे हैं, अमल के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो हर चीज़ ये कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस माने रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस माने रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस माने रिजल्ट। आप लोग अब कॉन्सिक्वेंस बोला करें, रिजल्ट जो वो होता है, जो पेपर का रिजल्ट आ गया है, सीएसएस का रिजल्ट आ गया, मैट्रिक का, इंटर का, सीएसएस का, सीए का रिजल्ट आ गया। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है वो रिजल्ट जो आपके एक्शन से आए, जो आप सोसाइटी में एक्शन करते हैं उससे जो रिजल्ट आते हैं। मिल ने रिजेक्ट कर दिया बेंथम के अपने चचा की क्लेम को कि ऑल प्लेजर आर क्वांटिटेटिवली इक्विवेलेंट, के जो चचा बेंथम कहते हैं जितना प्लेजर होता है वो सब एक ही जैसा होता है। यानी आप सोएंगे वही प्लेजर मिलेगा, किताब कोई नॉवल पढ़ेंगे तो वही प्लेजर मिलेगा, कोई लतीफ़ा सुनेंगे तो वही प्लेजर मिलेगा। तो उसने कहता है ये गलत है, सारे प्लेजर एक जैसे नहीं होते, प्लेजर में फ़र्क होता है। मिसाल दी थी, उससे बहुत सारी मिसालें दी। मिसाल के तौर पर कहा कि गेम है पुशपिन, उसमें आपको प्लेजर मिलता है खेलने से, लेकिन आपको मिसाल के तौर पे एक शायरी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा प्लेजर मिलता है, ठीक है या नहीं। आपको कैरम बोर्ड से हो सकता है ज़्यादा प्लेजर मिले, लूडो से कम मिले, ठीक है ना। हो सकता है आपको क्रिकेट से ज़्यादा प्लेजर मिले, हॉकी से कम मिले। तो ये प्लेजर एक जैसा नहीं हो सकता। जबकि जर्मी बेंथम कहते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सारे प्लेजर एक जैसे होते हैं। तो ये उसने मन रिजेक्ट किया। वो एक बात मान ली अपने चचा की कि आदमी प्लेजर को पसंद करता है और पेन को अवॉइड करता है। ये तो बात मान ली उसने अपने चचा की, बेंथम की। लेकिन दूसरी बात कि हर प्लेजर बराबर है, उसने कहा ये गलत है। उसने कहा नहीं, ये मैं नहीं मानता। इट इज़ बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन ए पिग सैटिस्फाइड। इट इज़ बेटर टू बी ए सॉक्रेटिस डिससैटिस्फाइड देन ए फूल सैटिस्फाइड। उसने कहा एक और बात कही कि मिसाल के तौर पे सोक्रेटिस के साथ क्या नाम है, भले उसने जहर का पानी, आपको पता है सोक्रेटिस को सजा हुई थी मौत की, और उसको जहर का प्याला पीना पड़ा था, पानी में जहर डाल के दिया था। फिर सोक्रेटिस ने अच्छी अच्छी बातें की थी, वहाँ के लोगों को बात पसंद नहीं आई और सोक्रेटिस को जहर का प्याला पीना पड़ा। तो उसने कहा ये बेहतर है कि जहर का प्याला पी दिया जाए, बनिस्बत ये कि जो पागलों की तरह ज़िंदगी गुजारना, इससे बेहतर है कि अगर सही व सच्ची बात है तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। सोक्रेटिस याद रखिएगा, सोक्रेटिस हमने जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, वो पहला फिलोसफर है जो उस्ताद है प्लेटो का। उसने जब अपने लोगों से, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, जब ये यूनान का, यानी यूनान उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्रीक, ग्रीक में जब बातें की, पढ़ी लिखी बातें, तो वहाँ के लोगों ने बुरा मनाया और उसको सजाए मौत दे दी और उसको जहर का पानी का प्याला पीना पड़ा। जहर दिया उसे गिलास के अंदर, वो पी गया, वो मर गया वो। लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि जो पागलों वाले फैसले हों और पागलों वाली बातें लिखी जाएँ किताबों में और वो पागलों वाली बातें पढ़ी जाएँ। हमारी यहाँ बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो गलत लिखी गई और उसको लोग पढ़ते भी हैं और उससे सीखते भी हैं, वो एक बेकार चीज़ है। असल चीज़ ये है कि भले आपको डिससैटिस्फाइड लोग हो रहे हों आपसे, लेकिन आप हक़ की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और ये तो मैंने आपको बता दिया यूटिलिटेरियनिज़्म क्या होती है। ये थ्योरी है कि पेन को दूर करो और प्लेज़र को अपनाओ, ठीक है या नहीं? तो मेरे हमारे टीचर कहते थे पेन है वाइफ़, वाइफ़ को दूर करो, गर्लफ्रेंड क्या है? प्लेज़र है, तो गर्लफ्रेंड को रखो। अब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाएँ? अब देखिए, अब ये पुशपिन और पोट्री। अब गालिब की शायरी अगर आप पढ़ते हैं, आपको मज़ा आता है, वो ज़्यादा मज़ा आए। बनिस्बत देखिए पुशपिन गेम खेल के आपको क्या मज़ा आएगा? इतना मज़ा नहीं आएगा। तो हर प्लेज़र बराबर नहीं होता। सही तराजू की तरह बराबर नहीं होता। क्लियर है या नहीं? ओके। हर प्लेज़र अलग-अलग होता है। किसी चीज़ों में प्लेज़र ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ों में प्लेज़र कम होता है। ठीक है या नहीं? रमेल ये ने एक्सेप्ट किया, जैसे मैंने बताया कि प्लेज़र और पेन का जो कॉन्सेप्ट था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल एक्सेप्ट किया। लेकिन किस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि प्लेज़र बराबर है, ये गलत है। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ? ईज़ी है। अब मिल जो है वो चैंपियन है इंडिविजुअल लिबर्टी के। यानी क्या इंडिविजुअल माने ये कलेक्टिव बात नहीं करते, सोसाइटी की बात नहीं करते। अगर एक सोसाइटी में 100 आदमी रह रहे हैं तो 100 आदमियों को लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। सबको, चाहे सो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, सबको लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक है?
व्हेन इट इज राइट फॉर द, अब वो एक बात फिर समझाते हैं कब सोसाइटी किसी की लिबर्टी रोक सकती है। तो वो कहते हैं कभी नहीं रोकना चाहिए, हर आदमी को हक है वो जो चाहे करे, उसको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक जगह बताते हैं ये कि हाँ एक जगह ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी रोक सकती है, उसका नाम देते हैं ये हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल में दो चीज़ें आती हैं, SRA, नीचे देखें आखिर में लिखा हुआ है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को कहते हैं इट कैन, इसमें गलती लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एनीवन, यानी ये कैन नॉट है, इसमें मैं नॉट लिखना भूल गया। इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एनीवन, ये इसको आप रोक नहीं सकते। जो आदमी मिसाल के तौर पे सिगरेट पीता है, ड्रिंक करता है और अपने कमरे के अंदर कर रहा है, तो करने दीजिए उसे। अदर रिगार्डिंग एक्शन का मतलब है अगर उसके इस अमल से दूसरे अफेक्टेड हो रहे हैं तो फिर वो मना है, ठीक है। नहीं, एक आदमी मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, ठीक है, अगर वो सिगरेट पी रहा है बस के अंदर, बस में सारे लोगों को सिगरेट का धुआं चाह रहा है तो वो गलत है। ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, घर में करे, लेकिन ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है तो वो खतरनाक है और गलत है, ठीक है। तो ये आगे बताता हूँ। वो कहते हैं यहाँ पे देखिए यूटिलिटेरियनिज्म में ये जो कॉन्सेप्ट है तो एक बात मान चुके हैं कि प्लेजर को लेता है इंसान और पेन को अवॉइड करता है। और कहते हैं गवर्नमेंट को और सोसाइटी को लिबर्टी देनी चाहिए, लेकिन कहाँ लिबर्टी देनी चाहिए, कहाँ नहीं देनी चाहिए, वो उसके लिए उन्होंने तीसरा डब्बा देखिए लिखा है हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल में क्या है, दो हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन में फ़र्क क्या है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है कि इंडिविजुअल अपने आप को हार्म पहुंचा रहा है, सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, तो उसके लिए आप ये कर सकती है गवर्नमेंट के एजुकेट करे, टीवी पे एजुकेट करे, सिगरेट के डब्बे पे लिख दे कि सिगरेट पीना गलत है, नुकसानदेह है। ड्रिंक की बोतलें जो पीने पिलाने की नशे की बोतलें उस पर लिख दे कि आप कम से कम पिया करें, अल्कोहल वगैरह, ये कर सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। अदर रिगार्डिंग एक्शन है कि सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल दूसरों को, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो ऐसा करने से गवर्नमेंट रोक भी सकती है, सजा भी दे सकती है और पेनल्टी भी लगा सकती है। देखिए सर ये आदमी है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, पिए भाई, लेकिन दूसरी तरफ देखिए वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, गवर्नमेंट इस पर लॉ बना सकती है कि ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हम फाइन लगा देंगे, आपके ऊपर सजा दे देंगे। ये भी कर सकते हैं, फांसी की सजा दे देंगे अगर आपने किसी को मार रहा ड्राइविंग करते हुए। आपको पता है सलमान खान के साथ भी एक केस हुआ था अभी, कि सलमान खान ने जो है ड्राइविंग के दौरान ड्रिंक किए हुए थे सलमान खान, कुछ केस था ऐसा कि उसने उन्होंने कुचल दिया था कुछ लोगों को सोते हुए। केस चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि क्योंकि वो घर में कोई पीता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पी के अगर बाहर जा रहा है तो मसला है। मतलब बल्कि ये सच्चा था ये झूठा था मुझे पता नहीं, हो सकता है सलमान खान से जो उम्मीद नहीं है सलमान खान ड्रिंक करके गाड़ी चलाएगा दोबारा, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जो भी है खबरों में आ रहा था तो वो मेरे ख्याल में तो जो भी है, देखिए बहरहाल आप ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाएंगे, गवर्नमेंट आपको रोक सकती है, और अगर किसी को आपने मार दिया तो आपको सजा भी हो सकती है। लेकिन आप घर में ड्रिंक पी पी के मर जाएं भले आप, तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ एजुकेट कर सकती है, आपको रोक नहीं सकती, ठीक है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन आपको क्लियर हो गया। फ्रीडम के पे बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है बोलने की आप इजाज़त। अब पहले ज़माने में बोलने की इजाज़त नहीं थी, बादशाह के सामने ज़बान, यही मैं बताऊँ आपको, सऊदी अरब में भी आप खुल के नहीं बोल सकते, वहाँ भी आपको बहुत से रिस्ट्रिक्शन है। चाइना में आपको पता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। पाकिस्तान में तो है, देखिए मरियम नवाज़ टीवी पे इमरान खान को गालियाँ देती है, इमरान खान कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा ही है, ठीक है ना। कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से फ़ायदा ही होता है, ये कहते हैं कि आदमी का जो है ना दिमाग खुलता है, अगर उसको बोलने से रोकेंगे तो आदमी जो है कभी भी दिमाग उसका खुलेगा नहीं। जितना वो बोलेगा, अपनी आवाज़ उठाएगा, उससे वो सीखेगा, ठीक है। उसकी उसकी लर्निंग होगी, लोगों उसकी बात सुनेंगे तो लोगों को भी लर्निंग होगी उससे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक अच्छी चीज़ है। मैं तो समझता हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि जो लोग गलत होते हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। एक शौहर की बीवी बुराई कर रही थी, मियाँ ने उससे कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरी बुराई करती हो। उसने कहा भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, समझ में आ गई बात नहीं। लेकिन फिर मर्दों के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर मियाँ बुराई करते बीवी की तो बीवी जूते मार मार के उसको पागल कर देगी। तो मर्द को भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दो ना यार, स्टीवर्ट मिल तो दोनों को दे रहा है। हमारे अब माशरे में तो सिर्फ औरत को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मर्द को तो नहीं है, ठीक है नहीं, ओके। ही सेड ट्रूथ इज नेवर एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट। और एक चीज बात करते हैं, जो ट्रूथ है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। आपके सामने साइंस ने कितनी तरक्की की और अपनी बातें बदलती गई कि नहीं ये है वो है, या दूरियां बदली और चेंज हुई, है या नहीं।
न्यूटन की थ्योरियों को आइंस्टाइन ने चैलेंज किया। बहुत सारी यही सच जो है वो बदलता रहता है। जो आप जिस बात को आप सच समझ रहे हैं, जब आप स्टडी करते हैं तो वो बात बदलता रहता है, वो सच नहीं था, कुछ और, सच तो कुछ और है। जितना डीप में जाएँगे उतना आपको सच पता लगेगा। कुरान एक वाहिद चीज़ है जो एक सच है। लेकिन बाकी चीज़ों में आप देखें, हर किताब में जो आज 10 से 10 साल पुरानी किताबें, वो कुछ और कहती है। जैसे साइंस कहती थी ज़मीन गोल है, अब कहती नहीं है ज़मीन गोल नहीं है। साइंस कहती थी सूरज घूम रहा है ज़मीन के गिर्द, आज कहती है ज़मीन घूम रहा है सूरज के गिर्द। है या नहीं? कुरान के अलावा हर चीज़ में याद रखिएगा एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होती। हर चीज़ बदलती रहती है, क्योंकि हम जैसे-जैसे सीखते हैं, हम अपनी अक्ल को बढ़ाते हैं और हम पुरानी बातों को कहते हैं वो गलत थी, और हकीकत भी है। बहुत सारी चीज़ें हम साइंस में जो पढ़ रहे हैं, आज से 100 साल के बाद वो साइंस बदल चुकी होगी। हमें पता लगेगा कि हमारे फार्मूले गलत थे। सब पता लगेगा आगे चल के कि जो फार्मूले थे गलत थे। दवाइयों के लिए मिसाल के तौर पे अभी कोरोना आया, कितनी मेडिसिन्स जो थी लोगों ने अप्लाई की, डॉक्टर्स ने, मीटिंग हुई, एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग हुई तो उन्हें पता लगा कि वो मीटिंग गलत हुई, उसमें दवाइयाँ जो गलत डिसाइड हो गई। ठीक है? कितने आपके सामने देखिए कोरोना के पर मीटिंग से रिजल्ट आए, वो सारे रिजल्ट बाद में गलत साबित हुए। ठीक है या नहीं? फिर जाके वैक्सीन बनी। तो ये तो नॉलेज जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मतलब से मुराद यही है, आप जितना बोलेंगे, जितना लोगों की डिबेट्स होंगी, उससे क्या होगा, बड़ा फ़ायदा होगा। लोगों को नई-नई नॉलेज पता लगेगी। वरना क्या होगा कि आदमी को आप रोक देंगे बात करने से, डिबेट और डिस्कशंस नहीं होंगे, मीटिंग्स नहीं होंगी, तो फिर तो नॉलेज नहीं बढ़ेगी। नॉलेज हमेशा डिबेट से, डिस्कशन से बढ़ती है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहिए। ठीक है नहीं? आज मिसाल के तौर पे हमें कैसे पता लगता है कि कौन सियासतदान अच्छा है या गलत है? हम टेलीविज़न देखते हैं, दोनों सियासतदानों को सुनते हैं, दोनों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मरियम नवाज़ इमरान खान को गालियाँ देती है, बुरा-भला कहती है, इमरान खान नवाज़ शरीफ साहब को कहते हैं। हम ये सुनते हैं तो पता लगता है कि कौन सच है, कौन सही है, और यूँ ही हम ज़्यादा-ज़्यादा सुनते हैं तो हमें आइडिया होता रहता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी चीज़ है, मैं बिल्कुल हक़ में हूँ। ठीक है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अपनी बात को कहने का हक़, अपनी बात को कहने का हक़। पहले ज़माने में औरतों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं थी, मैं मानता हूँ। अब तो ज़रूरत से ज़्यादा है। मिल फेमसली सेड माइनॉरिटी ओपिनियन मस्ट नेवर बी सप्रेस्ड। मिल ये कहता है माइनॉरिटी में जो लोग हैं, उनकी ओपिनियन को भी आप रिजेक्ट ना करें। उनकी भी बात सुनें, चाहे वो गलत कह रहे हो या सही कह रहे हो, उनकी बात सुनें। क्योंकि अगर वो गलत कह रहे होंगे, सोसाइटी उनकी बात को उड़ा देगी कि गलत है। अगर वो सही कह रहे होंगे तो सोसाइटी अपने आप को सही कर लेगी। हो सकता है मेजॉरिटी की कभी-कभी बातें गलत साबित होती है माइनॉरिटी से, बड़े गलत साबित होते हैं। अब एक फ़िल्म है कभी खुशी कभी गम, अमिताभ उसमें क्या कहता है, शाहरुख खान बड़ा भाई था, अमिताभ बाप था। तो ये छोटा भाई जो होता है ऋतिक रोशन, वो बाप बेटे को मिला देता है। तो अमिताभ ये अल्फ़ाज़ कहता है कि कभी ज़रूरी नहीं कि बड़े ही सही हों, छोटे भी सही कह बात कह सकते हैं। तो छोटों की बात को मानना चाहिए। तो इसलिए कहना ये है कि आप स चंद लोग, माइनॉरिटी कोई बात कह रही है तो आप उसकी बात सुनें, हो सकता है सोसाइटी के लिए वो अच्छी बात हो। तो माइनॉरिटी के लिए अल्लाह ने ये क्या कहा था, माइनॉरिटी को मैं जन्नत में डाल दूँगा। जन्नत में अक्सरियत नहीं जाएगी, माइनॉरिटी जाएगी, याद रखिएगा। तो माइनॉरिटी को कभी इग्नोर नहीं किया करें। माइनॉरिटी कोई बात कह रही तो सुनें। बात समझ में आ रही है या नहीं? अच्छा, डेमोक्रेसी के ऊपर उनका एक एतराज़ था स्टीवर्ट मिल का, वो बहुत अच्छा एतराज़ है, मैं भी कहता हूँ, ठीक है? वो कहते हैं डेमोक्रेसी में हर आदमी का एक वोट होता है। मतलब आप बताएँ, एक कसाई का और एक डॉक्टर का वोट एक होना चाहिए? आप कहेंगे नहीं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का और एक क्या नाम है द एक पान वाले का वोट एक होना चाहिए? आप कहेंगे नहीं। तो ज़ाहिर है नॉलेज, एक वकील का और एक क्या नाम है, एक चोर का एक ही वोट होना चाहिए? नहीं ना। तो अब आप ये समझिए ना कि जितनी तालीम वाला आदमी हो तो उसकी वोटिंग उस राइट ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है ना? अब हमारे यहाँ क्या है, मैं मिसाल के तौर पे सीएसएस किया हुआ हूँ और मेरा भी वोट 1 है। मैं वोट में इलेक्शन में वोट जाऊँगा तो मैं भी एक वोट दूँगा। एक आदमी है जिसने मैट्रिक भी नहीं किया है, वो भी वोट देगा, तो उसका भी वोट 1 होगा। तो डेमोक्रेसी के अंदर वोटिंग पावर बराबर होती है, जो कि वो स्टीवर्ट मिल कहते हैं कि प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए। प्लूरल वोटिंग का मतलब क्या? जिसकी नॉलेज और तालीम ज़्यादा हो और एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, तो उसके वोट ज़्यादा होने चाहिए। ये कहा उन्होंने। तो मुझे बिल्कुल बात पसंद आई, अच्छी बात है। और बचपन में मैं भी यही कहता था कि पढ़े लिखे के वोट और अनपढ़ के वोट जो है बराबर नहीं होने चाहिए। मिल ने डेमोक्रेसी के लिए कहा, उस मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी कहते हैं
अवाम जो है अपना लीडर चुने, बादशाह नहीं बैठे, अवाम अवाम डिसाइड करे कौन लीडर बनेगा। तो उसने कहा ये उस मुल्कों के लिए अच्छी है, यूरोपियन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी अच्छी है, जहाँ पे क्योंकि वहाँ के लोग वर्चुअस हैं, एजुकेटेड हैं, रैशनल हैं, नोबिलिटी है, मतलब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस हैं, अच्छे लोग हैं, सोच बड़ी है उनकी और बड़े नफीस किस्म के लोग हैं, ऐसे लोग वोट दें। और जिन मुल्कों में मिसाल के तौर पे अनपढ़, जाहिल, गंवार लोग हैं, वहाँ पे उसने कहा एक वो आना चाहिए, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी ताकत जो है, जैसे ब्रिटिश ताकत थी, वो उसने कॉलोनी बनाया हुआ था इंडिया को, यूएसए को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को। तो वो कहता है कि ये उन मुल्कों के लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है अमेरिका में कोई अनपढ़ लोग थे, जाहिल लोग थे, उनको कुछ पता ही नहीं था। आज वो अमेरिकन ज़बान भी अंग्रेज़ों की इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में क्या नाम है, तो हालात अच्छे थे, लेकिन बहरहाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो हम पीछे थे, आपको मालूम होगा। इसलिए ब्रिटिशर्स हम पे हम गालिब आ गए। तो इसलिए उसने कहा वो मुल्क जहाँ पे जाहिल हो, अवाम हो, वहाँ पे इम्पीरियलिज्म सही है। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जो बड़ी ताकतें जो होती हैं वो रूल करने आ जाती हैं। जैसे इंग्लैंड रूल करने आ गया, कहाँ कहाँ किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, सिंगापुर में किया, मलेशिया में किया, इंडिया पे किया, और क्या नाम है उसने रूल किया एशिया के बहुत से ममालिक पे, अमेरिका पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स पढ़े लिखे थे, ठीक है ना। तो इसने कहा, इसे कहते हैं डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का मतलब होता है कि ताकत के जरिए रूल किया जाए, डिस्पोटिज्म, ठीक है ना। जो हमारी बीवी जो होती है वो डिस्पोटिज्म करती है घर में हमारे साथ, ताकत पे अपना रूल करती है, हम उसके सामने बिल बात मान रहे होते हैं। समझ में आया डिस्पोटिज्म, याद हो जाएगा। अच्छा, समझ में आ गया। तो ये एक तरह से इंपीरियलिज्म के कायल थे कि बड़ी ताकतें छोटे छोटे मुल्कों पे रोब जमाएं, और उनको देखिए वो एक साल बाद कहते थे कि इंपीरियलिज्म हमेशा नहीं होनी चाहिए। इंपीरियलिज्म क्या करे, वहाँ की जन आवाम को पढ़ाए लिखाए, उनको एजुकेटेड करे, उनको उनको डेवलप करे, और जब ये हो जाए, मेच्योर हो जाए, तो फिर उनको लिबर्टी दे दी जाए, फ्रीडम दे दी जाए। डेमोक्रेसी आखिरी हल है, लेकिन शुरू में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। ये पागल लोग होंगे तो लीडर भी अपने जैसा ले आएंगे, क्योंकि जैसा बेवकूफ़ लोग होंगे लीडर भी अपने जैसा ले आएंगे, तो इसलिए वो लीडर भी पागल होगा। इससे बेहतर है कि उस जगहों पे क्या हो, डिस्पोटिज्म हो। डिस्पोटिज्म हो वहाँ पे, यानी वहाँ पे कोई दूसरी कंट्री, ब्रिटिश जैसी या फ्रांस जैसी, आके हुकूमत करे, और हुकूमत करने के बाद जब वो बिल्कुल मुल्क पढ़ा लिखा हो जाए, मजबूत हो जाए, उसके बाद उसको आज़ादी दे दें, फिर डेमोक्रेसी कर दें, शुरू शुरू ना करें। वही हुआ, आप देखें 47 में आज़ादी दे दी पाकिस्तान को और इंडिया को, शुरू शुरू ने हुकूमत की, हमें पढ़ाया लिखाया। हमारे सर सैयद अहमद खान ने भी देखें वही कहा जो अंग्रेज़ कह रहे थे। अंग्रेज़ सर सैयद अहमद खान ने हमें अंग्रेज़ी पढ़वाई। आज हम अंग्रेज़ी सर सैयद की वजह से बोलते हैं। आज हम अगर मदरसे नहीं हैं और स्कूल हैं, तो सर सैयद की का इसमें कंट्रीब्यूशन है कि मदरसों में क्या होता था, पहले सिर्फ फ़िक़्ह की तालीम दी जाती थी, और स्कूल में फ़िक़्ह की भी तालीम दी जाती है ना, और मज़हब की तालीम भी दी जाती है, और क्या नाम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी तालीम दी जाती है। जबकि मदरसों में सिर्फ फ़िक़्ह और मज़हब पढ़ाया जाता है, और स्कूलों में मज़हब, फ़िक़्ह, और क्या नाम है क्या नाम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स पढ़ाया जाता है। तो स्कूल जो है स्कोप में बड़ा है। तो इस सैयद अहमद खान ने भी यही कहा। तो यही वजह है कि इंडिया में जब तालीम आ गई, तो इंडिया को डेमोक्रेसी दे दी। आज इंडिया डेमोक्रेसी में। आज से पहले 47 से पहले इंपीरियलिज्म का शिकार था। हमारे ऊपर इंपीरियलिज्म की ब्रिटिश हुकूमत करती थी, ठीक है, क्लियर हो गया। मैं मदरसों के खिलाफ नहीं हूँ, मदरसा ठीक है, लेकिन मदरसे का स्कोप लिमिटेड है। जो मौलवी पास होकर निकलता है, मुफ्ती, उसको साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं आती। ऐसी मदरसों में हम साइंस टेक्नोलॉजी डाल दें, तो ये मदरसा जो है स्कूल जैसा हो जाएगा। ठीक है, मदरसे तो हमारे माशाल्लाह बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ ये है कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें डालनी चाहिए। फिलॉसफी और क्या नाम है, खैर मदरसे में फिलॉसफी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन मॉडर्न फिलॉसफी नहीं पढ़ाई जाती, तो वो भी डाल दें, लेकिन मदरसे बहुत अच्छे हो जाएंगे। बिल में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव थे, आपको पता है कुछ अर्सा यानी हुकूमत से वो वाबस्ता रहे हुकूमत। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को मैं फेवर करता हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो है उससे क्या होता है कि लोगों की सोच बढ़ती है, वो अपने पसंद का लीडर लेके आते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी
जाहिल वाले मुल्कों में नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बता दिया, ठीक है। और ये पूरी स्लाइड मैंने बताई दी आपको, ठीक है ना। वो कहते हैं अगर एक और इसमें वही प्लूरल वोटिंग भी बताई उन्होंने कि अगर हम एक अनपढ़ को और पढ़े लिखे की वोटिंग को बराबर कर दें तो अब वो बराबर तो नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आप लोगों को थोड़ी एग्जाम्पल दूँ, आप लोग खुलफा राशिदीन के दौर में पैदा हो जाएं तो आपका वोट और खुलफा राशिदीन का वोट अगर बराबर होगा, ये तो बिल्कुल सही तो नहीं है। उनकी नॉलेज आपसे बहुत ज़्यादा है, नेक लोग थे, आप तो नेक भी नहीं है। तो फिर ये तो डेमोक्रेसी के अंदर तो फिर मज़ा नहीं है ना कि पाक आदमी का और एक नापाक आदमी का वोट बराबर होता है। देखिए, बहरहाल डेमोक्रेसी हल इस वक्त है जब आप तमाम आवाम को एजुकेटेड कर दें, नेक कर दें, उन्हें समझा दें, अकल दे दें, तो फिर सारे लोग अगर ऐसे हो जाएं तो फिर डेमोक्रेसी बेहतरीन है। वरना डिस्पोटिज्म जो है, डिस्पोटिज्म बेहतर है कि वहाँ पे बादशाह आ जाए या इंपीरियलिज्म आ जाए और डंडे से हुकूमत करे और उनको आवाम को पढ़ाए लिखाए सुधारे, ठीक है ना। और आगे बढ़ जाओ। वीमेन के वोटिंग राइट के ऊपर उनका वीमेन को वोटिंग राइट दो, वीमेन को वोटिंग राइट था ही नहीं। आपको बताएं अमेरिका में 1920 में, यानी अमेरिका में वोटिंग राइट जो है आज से 101 साल पहले मिला था औरतों को। औरतें वोट नहीं डाल सकती थी, लीडर चुन नहीं सकती थी अपनी पसंद का, ठीक है ना, ठीक है नहीं। औरतें प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती थी, विरासत में औरतों को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, बाप की बेटे ले जाते थे। ना बाय कर सकती थी प्रॉपर्टी, ना होल्ड कर सकती थी। औरत के पास ये पावर नहीं थे, ना वोट इलेक्शन में वोट भी नहीं दे सकती थी और तलाक भी नहीं ले सकती थी। मर्द उनको तलाक अगर नहीं देता था तो औरतें जो थी कल देखिए इस्लाम देखिए खुला देता है, खुला की इजाज़त देता है इस्लाम। लेकिन इस्लाम के अलावा दूसरे मज़हब में औरत के पास डाइवोर्स का राइट नहीं था, अब आ गया है, ठीक है ना। और ये बात नहीं, ये वाला जो चार्ट है ना, ये आपको बहुत मदद करेगा। जेंडर स्टडीज़ में ज़रूर डाल दीजिएगा। एक सब्जेक्ट पढ़ा करें तो दूसरे सब्जेक्ट में ये सोचा करें इसको दूसरे सब्जेक्ट में किस तरह से घुसेड़ देना है, याद रखें। और आगे बढ़ जाएँ, बहुत टाइम हो गया। मिल ने वीमेन के ऊपर बहुत काम किया, अपनी बीवी से बहुत इम्प्रेस थे। उनको प्रोटो फेमिनिस्ट कहते हैं। प्रोटो फेमिनिस्ट का मतलब होता है ये पहला शख्स है जिसने औरतों के लिए आवाज़ उठाई। क्योंकि बीवी का प्रेशर था, बीवी से बहुत इम्प्रेस थे और बीवी इनकी एजुकेशन से इम्प्रेस थी कि बीवी की ये तस्वीर पढ़ते थे, बेगम 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 करते थे, बहुत बेगम को चाहते थे। इन्होंने कहा वीमेन के पास वोटिंग राइट होने चाहिए, प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, बता दिया डाइवोर्स के राइट होने चाहिए, और हर तरह से मर्द के बराबर है। कहाँ से बराबर है? फैक्ट्री लॉ पढ़ लें, फैक्ट्री लॉ में लिखा हुआ है औरत जो है वो रात में काम नहीं करेगी। फैक्ट्री लॉ के अंदर लिखा हुआ है औरत जो है वो कोई वजनी चीज़ नहीं उठाएगी। और फैक्ट्री लॉ के अंदर लिखा हुआ है औरत जो है वो क्या नाम है मशीनों में, खतरनाक मशीनों पे काम नहीं करेगी। तो वो औरत बराबर कैसे हो गई? पूरे लेबर लॉ में मर्द के लिए लिखा है ये सारे खतरनाक काम मर्द करेगा। बार ये स्टीवर्ट मिल कहते हैं कि औरत हर तरह से मर्द के बराबर है। चले मान लेते हैं भाई, ठीक है। मिल्स कहते हैं कि Mill's work have inspired women, many future feminist thinkers जो औरतें अब जो है वो बड़ा इंस्पायर करती हैं इन मिल्स को कि इन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई। और वो लोग, वो मर्द जो औरतों के लिए बोलते हैं, जैसे मैं भी औरतों के फेवर में बातें करता हूँ बहुत, तो मैं भी मिल्स से बहुत इम्प्रेस हूँ कि औरत, मैं समझता हूँ औरत को हक मिलना चाहिए। मजाक करता हूँ लेकिन औरत के हक के में मतलब औरत को हक मिलना चाहिए, औरत कोई गुलाम नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था। जेफरसन थॉमस जेफरसन मुझे बहुत पसंद है, अमेरिका का सदर, उसका नाम है थॉमस जेफरसन, चौथा अमेरिका का सदर है। वो कहता था औरत का सियासत से कोई काम नहीं, किचन बैठे खाना खाना पकाए। तो ये मैं यहाँ मैं थॉमस जेफरसन को कहता हूँ गलत कहता था वो। तो एरिस्टोटल कहता है औरत को तो वोट ही नहीं होना चाहिए, वो सिटीजन ही नहीं है, सिटीजन की डेफिनेशन में नहीं आती है, वो इनएक्टिव सिटीजन है। एरिस्टोटल जैसा आदमी कह रहा है। लेकिन स्टीवर्ट मिल्स जो है, जॉन स्टीवर्ट मिल्स औरत के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ठीक है। और बोलें तो दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इग़फिरली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वाफ़ अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक स्लाइड और होगी, शायद इसके बाद देख लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं वरना इसको ख़त्म कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बना इग़फिरली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इग़फिरली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना इग़फिरली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।
इवन देखें स्पोर्ट्स में भी है, आर्मी में भी है, नेवी में भी है, लीडरशिप में भी है, टीचिंग में भी है, पेरेंटिंग में भी बहुत बड़ा सा काम होता है बच्चों के लिए। और पॉलिटिक्स में भी है, जुडिशरी में भी है, यानी अदालतों में भी है, जज बनी भी है, लेजिस्लेटिव में भी है, इलेक्शन लड़ रही है। बेनज़ीर की मिसाल है आपके सामने, मरियम नवाज है, मार्गरेट थैचर है अमेरिका की, सॉरी इंग्लैंड की मार्गरेट थैचर है, बहुत सारी हैं। वो थी आपकी लास्ट टाइम बिल क्लिंटन की वाइफ इलेक्शन लड़ रही थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो ये सब आजकल औरतें सियासत में भी आ गई हैं और अदालतों में भी हैं, सियासत में भी हैं, कानून भी बना रही हैं। हर जगह औरत नज़र आती है, मर्द बेचारा गायब भी हो गया है। अल्लाह मुस्सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसएस में।